दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर बायोलॉजी किंगडम सुदर्शन सर पर। ठीक है, तो हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और जीव जगत के बारे में पढ़ रहे थे, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी के क्या क्या गुण होते हैं, और संभवतः कुछ गुण के बारे में हम लोग पढ़े भी थे। जीवधारी गुण के बारे में वृद्धि करना पढ़े थे, है ना, मेटाबॉलिज्म पढ़े थे, उसके बाद जो है जनन करना पढ़े थे, है ना। तो धीरे धीरे जो है ना उसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। आज हमारा जीवधारियों के जो गुण है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और बोर्ड की तरफ ज्यादा देखना है, इधर उधर देखना नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है ना उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये कंटिन्यूसली रहा जा रहा है ताकि आपको पता चले कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है। ये होता है जीव जगत, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं जीव जगत कहते हैं। ठीक है, और जीव जगत है यह आपका लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 आपका चल रहा है। 4 लेक्चर आपका ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि पीछे वाला टॉपिक ही आगे वाले टॉपिक को सपोर्ट करता है। अगर आपको पीछे वाला टॉपिक अच्छा से समझ में आता है तो आगे वाला टॉपिक आपको अच्छा समझ में आएगा। इसलिए पीछे वाले टॉपिक को जरूर से जरूर आप पूरा कवर करिए। ठीक है, तो हम लोग जो है आज लगभग जीवधारियों की गुण को समाप्त कर लेंगे कि जीवधारियों के गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और आज हम लोग क्या करेंगे पता है, आज हम आपको लिखवाएंगे भी, जैसे हम ऑनलाइन क्लास में लिखवाते हैं, जैसे लेक्चर के बाद लिखवाते हैं, आप लोग को लिखवाएंगे आज। और उसको लिखिएगा, समथिंग बढ़िया सा नोट तैयार हो जाएगा बायोलॉजी का, जो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं जीवधारियों के गुण में। हम लोग बात कर लिए थे वृद्धि के बारे में, है ना, और यहाँ पर हमारा चल रहा था टॉपिक जीवधारियों के गुण। ए नंबर टॉपिक है चल रहा था जीवधारियों के गुण चल रहा था। जीवधारियों के गुण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखिएगा वृद्धि करना जो है ना उसके बारे में पढ़े हुए थे। फिर जो है जनन करना, इसके बारे में पढ़ लिए थे। फिर हम पढ़ लिए थे उपापचय के बारे में। ठीक है, फिर हम पढ़ लिए थे चौथा में संवेदनशीलता के बारे में पढ़े थे, संवेदनशीलता के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे अनुकूलता के बारे में पढ़े थे। फिर हम जो है अनुकूलता के बारे में पढ़े हुए थे। ठीक है, अनुकूलता के बाद हम लोग पढ़े हुए थे जीवन चक्र के बारे में पढ़े थे। अनुकूलता के बाद अच्छा संवेदनशीलता, अनुकूलता, फिर हम लोग पढ़े थे जीवन चक्र के बारे में पढ़े हुए थे कि जो जीवन चक्र है ना वो क्या होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो जाता है। जीवन चक्र के बाद हम 7वां पढ़े थे कोशिकीय संरचना के बारे में, वो हम पीछे वाले टॉपिक में ही बताए थे, कोशिकीय संरचना के बारे में बताए हुए थे। और आप जाकर देख सकते हैं मैंने कोशिका के बारे में डिटेल बताया हूँ कि कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना में कितने प्रकार के सेल होते हैं। ठीक है, और बताए थे कि सेल 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होता है। और बताए थे यूकैरियोटिक सेल में 2 होता है, एक होता है पादप कोशिका, एक होता है जंतु कोशिका होता है। ठीक है, अब आइए आज हमारा ना 8वां 9वां 10वां फ्लोर ऐसा खत्म हो जाएगा। आज हम जीवधारियों के गुण में ना 8वां गुण हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जीवधारियों का 8वां गुण होता है वो गति करना। अब बताइए, अभी जस्ट पढ़े हुए मूवमेंट करना। मूवमेंट का मतलब होता है कि जो सजीव होते हैं ना वह एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? रहने के लिए। क्यों जा सकते हैं? भोजन की तलाश में जा सकते हैं। तो ना ये भी सजीवों का एक विशेष गुण होता है। तो गति करना जो है ना इसको मूवमेंट कहते हैं। ये भी सजीवों का जो है ना, ये सजीवों का एक विशेष लक्षण होता है ना। और इसके बारे में हम आपको ये बता दिए कि इसके दौरान ना वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। आप सूर्यमुखी का पौधा देखिए, कितना गजब का बात है उसमें सूर्यमुखी का पौधा के बारे में। सूर्यमुखी का पौधा जो है ना, जैसे से उसका सूर्य का प्रकाश आता है ना, सूर्यमुखी का पौधा उसकी तरफ वह गमन करने लगता है। क्या ये मूवमेंट नहीं है? ये भी मूवमेंट है, ये भी गति है। आप देखते हुए कोशिका में जो कोशिकाएं होते हैं उसके अंदर भी गति होते रहता है। गति तो सामान्यतः लक्षण है ना वो। अच्छा, गति के बाद हम लोग के पास अगला आता है मैन है श्वसन के बारे में। अब वो बात याद रखना है, जो श्वसन है ना इसके बारे में जानिए। श्वसन करना भी सजीवों का एक विशेष लक्षण होता है। अब बताइए कि श्वसन के बारे में ना कभी आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है। याद रखिएगा, श्वसन जो है सजीवों का एक विशेष लक्षण होता है, जिसके दौरान अच्छा एवं प्रक्रिया होता है। इस प्रक्रिया के बारे में भी आपको बताएंगे। श्वसन करना सजीवों का एक विशेष लक्षण होता है। ठीक है,
अच्छा, जब आप देखिएगा मनुष्य भी श्वसन करता है ना वो। अच्छा, एगो बात बताओ, हम गाड़ी लेंगे खरीद और गाड़ी में तेल नहीं डालेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा, स्वाभाविक नहीं चलेगा। हमारे बॉडी में भी वही है, हमको ऊर्जा तभी मिलता है जब हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, तब हम ऊर्जा मिलता है। अब बताइए, जैसे मान लीजिए हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट बोलता है ग्लूकोज से बोलता है। अब कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है ना, ग्लूकोज से बोलता है और वह बदलता है C6H12O6 में बनता है। अब बताइए C6H12O6 है, इसका ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि हम सांस लेते हैं। अच्छा, मनुष्य के बारे में तो आपको पहले से पता होगा, मनुष्य जो है ना वह श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। अब देखिए C6H12O6 है, अब हमारे बॉडी में क्या है? ग्लूकोज है। अब ये देखिएगा, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ना ऑक्सीकरण होगा। C6H12O6 है, इसका ऑक्सीकरण होगा 6O2 के साथ। जब इसका ऑक्सीकरण होता है, ये कन्वर्ट किस में होता है? 6CO2 में होता है प्लस 6H2O में होता है और 673 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होता है। और जानते हैं इतना जो एनर्जी होता है ना, इसमें हम 40% ऊर्जा का उपयोग करते हैं और 40% ऊर्जा का उपयोग करते हैं और 60% जो है हमारे बॉडी में ऊर्जा जो है हीट के रूप में वेस्ट हो जाता है। 60% ऊर्जा वेस्ट हो जाता है और 40% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। कभी आप देखते होइएगा दौड़ने वाले धावक को, वह देखिएगा दौड़ कर आता है, जब वो दौड़ कर आता है उसकी पहली गति देखिएगा सांस की गति तेज चलता है, आया सांस गति क्यों चलता है उसको? कि उसको ऊर्जा की जरूरत होता है। अच्छा, उसको अभी आप देखें, आप जैसे यहाँ पर हाथ करिए, ऐसे से आप करिएगा ना, बहुत तेजी से देखिएगा इसमें हीट आने लगेगा, आने लगेगा ना। तो इसका मतलब है कि हम ऊर्जा का 40% ही यूज करते हैं, 60% ऊर्जा है हमारी बॉडी में वेस्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, अब आइए, अच्छा ई तो है, और ई अगर बात मान लीजिए कि अगर ऑक्सीजन हुआ तब, जानते हैं कभी कभी ना ग्लूकोज का ऑक्सीजन हमारे अवायवीय श्वसन में नहीं हो पाता है। अच्छा, अवायवीय श्वसन जो होता है उसमें नहीं होता तो क्या बनता है? अब देखिए C6 है, H12 है और O6 है, और इसका ऑक्सीकरण मान लीजिए नहीं होता है। तो ऑक्सीजन जब नहीं होता है, इसके दौरान जो है वह लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। अब बताइए C6H12O6 है, इसका ऑक्सीकरण नहीं हुआ, ये बदल जाता है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और पता है ये जो लैक्टिक अम्ल बनता है, यह लैक्टिक अम्ल हमारे बॉडी, और जानते हैं इसमें ऊर्जा कम बनता है, 28 किलो कैलोरी ऊर्जा ही बनता है, ऊर्जा भी कम बनता है। और बताइए लैक्टिक एसिड जो है ना वो हमारे जमा हो जाता है, और आपको याद है लैक्टिक एसिड का हमारे शरीर में जमा हो जाने के कारण मांसपेशियों में दर्द, बदन दर्द, इस ऐसा महसूस होने लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपसे कभी पूछेंगे, श्वसन करना सजीवों का कैसा लक्षण है बाबू? विशेष लक्षण होता है। अब बताइए श्वसन जो है ना, यह श्वसन दो अलग अलग प्रकार का होता है। पहला श्वसन होता है वायवीय श्वसन होता है, पहला है वायवीय श्वसन, ठीक है, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन होता है। पहला है वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन, ठीक है। वायवीय श्वसन होता है और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। सुनिए ना, वायवीय श्वसन ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होता है, और अवायवीय श्वसन ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता है, ये अवायवीय श्वसन होता है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपसे पूछा जाएगा, अच्छा इसको ध्यान दीजिएगा, कभी आपसे ये पूछा जाएगा ये श्वसन है ये कैसी क्रिया है? अपचयी क्रिया। अच्छा, जानते हैं क्रिया दो प्रकार का होता है। कभी श्वसन के बारे में पूछा जाएगा ना, तो श्वसन जो होता है ना, श्वसन एक अपचयी क्रिया है, श्वसन एक अपचयी क्रिया है। अच्छा, अपचयी क्रिया और उपचयी क्रिया क्या होता है? अपचयी क्रिया जो होता है ना, इसको कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। श्वसन एक अपचयी क्रिया, ये जो है ना कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। अच्छा, अपचयी क्रिया उपचयी क्रिया क्या है? ये देखिए, ये क्रिया की जब बात करते हैं ना तो दो अलग अलग प्रकार का आएगा। एक होता है अपचयी क्रिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्रिया का, ये जो रिएक्शन है ये दो अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है अपचयी, एक होता है अपचयी क्रिया, ठीक है, और दूसरा होता है उपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया और उपचयी क्रिया होता है। अब सुनिएगा अपचयी और उपचयी क्रिया के बारे में। ये जो अपचयी क्रिया है ना, इसमें ऊर्जा मुक्त होता है,
अब बताइए इस क्रिया के दौरान, अच्छा इसको कहते हैं हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन, इसको कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कैटाबॉलिक रिएक्शन। और इसको कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, ये है एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। कैटाबॉलिक रिएक्शन और यहाँ पर आ गया एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। हुआ ये जो अपचयी क्रिया है ना, इसमें ऊर्जा मुक्त होता है। अपचयी क्रिया के दौरान ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है। अपचयी क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होता है, जबकि उपचयी क्रिया के दौरान ऊर्जा खर्च होता है। ऊर्जा क्या होता है? खर्च होता है, इसके दौरान ऊर्जा खर्च होता है। ठीक है, याद रखिएगा श्वसन क्या है हुआ? श्वसन एक अपचयी क्रिया है। आप देख रहे हैं ना, इसमें ऊर्जा मुक्त हो रहा है ना, तो श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसके दौरान ऊर्जा मुक्त होता है। कोई दिक्कत है? तो इसको ना हम लोग को लिखना होगा। ठीक है, चलिए आज से हम लोग लिखवाने का भी प्रयास करते हैं। नोट भी करिएगा, नोट करना चालू करो, है ना। चलो हमारा 7वां हो गया था, 8वां नोट करिएगा, गति करना लिखना है। ठीक है, आप लोग भी नोट कर लीजिए। लिखिएगा गति करना हो गया, लिख लीजिए आप लोग भी। विकास गति करना लिखे, भूल जाए। देखो गति करना, गति करना, गति करना सजीवों का एक विशेष गुण होता है। गति करना सजीवों का एक विशेष गुण होता है। सजीवों का एक विशेष गुण होता है। सजीवों का एक विशेष गुण होता है, विशेष गुण होता है जिसमें जंतु भोजन की तलाश में, जिसमें जंतु भोजन की तलाश में, जिसमें जंतु भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। जिसमें जंतु भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है, गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है, करता है। अच्छा वो आप मनुष्य भी गति करता है, पता है, एक स्थान से दूसरे जाता है ना। आप पढ़ने आए, गति करके आए ना, वो आप सजीव है। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालिएगा श्वसन। श्वसन जो है इसको लिखिएगा श्वसन, लिखिएगा श्वसन। देखो श्वसन, श्वसन, श्वसन सजीवों का, श्वसन सजीवों का एक विशेष गुण होता है। श्वसन सजीवों का एक विशेष गुण होता है, विशेष गुण होता है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है। बहुआ अपचयी क्रिया को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, श्वसन एक अपचयी क्रिया है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिस क्रिया के दौरान, श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिस क्रिया के दौरान, जिस क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होता है, जिस क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होता है, जिस क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होता है। मनुष्य श्वसन की क्रिया के दौरान, मनुष्य श्वसन की क्रिया के दौरान, मनुष्य श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। मनुष्य श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ऑक्सीजन को लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। हो गया। चलिए अब अगला पॉइंट से लिखिएगा, लिखना है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी श्वसन के प्रकार लिखिएगा।
लिखा हुआ श्वसन के प्रकार क्यों लिख रहे हो? देखिए श्वसन के मुख्यतः दो प्रकार हैं। 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 पहला लिखिएगा वायवीय श्वसन और दूसरा लिखना है अवायवीय श्वसन। पहला है वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन। पहला है वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, दूसरा क्या है? अवायवीय श्वसन। बहुआ वायवीय श्वसन लिखिएगा। देखो वायवीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है। वायवीय श्वसन के दौरान, वायवीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है। 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 बउआ जब चैप्टर आएगा ना, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमको सब पढ़ना है और श्वसन के बारे में, वहां और डिटेल बताएंगे। देखिएगा अगला पॉइंट से। देखो अवायवीय श्वसन में, देखो अवायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। देख लिए? अच्छा ये बात आप खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है? अपचयी क्रिया है। कैसी क्रिया है? सुनिए ना, तो दो स्टार पॉइंट और डाल दीजिए। जब जब बोलेंगे स्टार पॉइंट मतलब उसको पढ़ना है। एगो लिखिएगा अपचयी क्रिया, लिख करके डैश डालना है। स्टार पॉइंट में डालिए अपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया लिख करके डैश डालना है। कैटाबॉलिक रिएक्शन। देखो अपचयी क्रिया के दौरान, अपचयी क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होता है। अपचयी क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होता है। अपचयी क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होता है। ऊर्जा मुक्त होता है। ऊर्जा मुक्त होता है। और अगला लिखना है उपचयी क्रिया में। देखो उपचयी क्रिया के दौरान, उपचयी क्रिया के दौरान ऊर्जा खर्च होता है। 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 लिखे हो? बोलना हाँ या ना? यस। चलो तो हमारा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8वां हो गया गति और 9वां क्या बता दिए? श्वसन। बोलना रे। 10वां जो है अब हमारे पास आएगा। ठीक है, चलिए गौर से सुनना है, उसके बाद आप इसको बोलिएगा। देखो वो बात दिमाग में सेट करना है। बार बार हम बोल रहे हैं कि कोई भी काम करिए ना तो दिमाग को ना उड़ान दीजिए, दिमाग को काम दीजिए। अच्छा बताइए, गाँव वाले में पता चलता है, देखिए घर में पता चलता है कि दीदी का 28 तारीख को शादी है, सारा काम देखिए 28 तारीख से पहले हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलिए होता है कि नहीं होता है? क्यों हो जाता है? दिमाग को टारगेट दिया हुआ है। तो अपने आप में दिमाग को टारगेट देना है, हमको ये करना है, मतलब करना है। दिमाग को टारगेट क्यों देना है? टॉपर मतलब टॉपर, चाहे वो नीट का टॉपर हो, चाहे वो अपनी क्लास का टॉपर हो, चाहे वो अपने कॉलेज का टॉपर हो, टॉपर मतलब टॉपर ही है। दिमाग को टारगेट दीजिएगा। देखते हैं बच्चा तैयारी करता है, हायर तैयारी करता है तो लोअर एग्जाम उससे निकल जाता है, और जो लोअर का करता है उससे कुछ नहीं निकलता है। तो तैयारी हमेशा हमारी लेवल में होना चाहिए। अगर आप लेवल में नहीं तैयारी करिए कुछ होने वाला नहीं है। इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। और हमको क्या, हमको अपना, मेरा प्रयास है, हम अपना प्रयास को कंटिन्यू बनाए हुए हैं। मतलब आपको हम जब स्टार्ट किए हैं इसका मतलब नहीं कि स्टार्ट करके छोड़ दें।
कंटिन्यू की बना हुआ रहेगा, है ना। कंटिन्यू चैप्टर जो हर चैप्टर के बारे में डिटेल देता हुआ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है, वो आता है, एक आता है उत्सर्जन आता है, ठीक है। अच्छा, उत्सर्जन जब आता है इसके बारे में देखना है, ठीक है। चलिए आप लोगों को बात बताइए, 10 सच आपको हम बोल कर लिखा देते हैं, वो ठीक है, या फिर क्लास में बोर्ड पर लिख दिए आप बता रहे वो ठीक है, बोल के लगाते हैं वो ठीक है। चलिए ठीक है, बोल पर नहीं लिखा दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लिखना है हमारे पास, अब 10वां आएगा, वो आएगा पोषण। क्या आएगा? पोषण। अच्छा 10वां लिखिएगा कि पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, ठीक है। अब देखिए पोषण के दौरान क्या होता है, अच्छा बताइए, सजीव जो है भोजन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना हो। अच्छा देखिए हम लोग भी भोजन करते हैं। अच्छा भोजन के दौरान कुछ तत्व लेते हैं ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स लेते हैं ना वो। तो उसका इधर देखो, इसको लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अब पोषण करना जो है ना, जैसे हम भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन ग्रहण करते हैं ना, वो जीव जो है वह भोजन ग्रहण करता है, और भोजन ग्रहण करने की क्रिया जो है वह पोषण कहलाता है। भोजन ग्रहण की क्रिया पोषण कहलाता है, भोजन ग्रहण की क्रिया जो है वह पोषण कहलाता है। तो वह जो लड़का बाहर में है उसको थर्मामीटर लगाएंगे, अभी सुनेंगे जस्ट क्लास के बाद, ठीक है। बाद में आप बढ़िया से वेट करिए। भोजन ग्रहण की क्रिया को कहते हैं, भोजन ग्रहण की क्रिया क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जानते हैं पोषण जो है ना वह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण, ठीक है। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्वपोषी पोषण है, इधर है परपोषी पोषण, ठीक है। स्वपोषी पोषण और यहाँ पर परपोषी पोषण है। अब बताइए स्वपोषी पोषण में क्या होता है? स्वपोषी पोषण में जीव जो है ना वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। भैया हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। आप बताइए जितने भी पौधे हुए ना, हर एक पौधे जो हैं वह स्वपोषी होंगे, ठीक है। अच्छा कुछ जीवाणु भी स्वपोषी होता है, जैसे कुछ जीवाणु हैं वो भी स्वपोषी होता है। कौन सा जीवाणु? वह जीवाणु होता है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, है ना। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हो जाएगा, और रासायन संश्लेषी जीवाणु, रासायन संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और रासायन संश्लेषी जीवाणु, ये सभी भी स्वपोषी होते हैं। याद रखिएगा स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अच्छा एक बात जानते हैं कि वो सबसे आसान से बात बताते हैं, एक होता है यूग्लिना। जानते हैं यूग्लिना के बारे में? यह जो यूग्लिना है ना वह स्वपोषी परपोषी दोनों होता है। याद रखिएगा कहीं पूछा जाए यूग्लिना के बारे में तो बताइएगा यूग्लिना ना स्वपोषी और परपोषी के बीच का योजक करिए, स्वपोषी और परपोषी के बीच का कैसा करिए है योजक करिए, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा स्वपोषी पोषण हो गया, अब आता है परपोषी पोषण, ठीक है बुआ, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, है ना। अब देखिए परपोषी पोषण क्या होता है? परपोषी पोषण के दौरान जो जीव होते हैं ना वह किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। जैसे जंतु, जंतु जो है ना सभी जंतु परपोषी होते हैं। सभी जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। याद रखना है सभी जंतु परपोषी होते हैं। क्या बेटा? सभी जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। अब बताओ पोषण करना की मार्ग करेगा? पोषण नहीं करेगा। हम लोग अगर नहीं खाएंगे तो चलेंगे? नहीं चलेंगे, हम लोग को खाना ही है। इसलिए पोषण करना जो है, भोजन ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। कि 2 प्रकार का है, कितना आसान है आप इसको देखिएगा। खाली अगर आप ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर आपको, अच्छा हिंदी मीडियम है तो मेरा विशेष ध्यान रहता है इस पर कि आपको हिंदी में विशेष आपको समझ में आ जाए, है ना। तो स्वपोषी पोषण समझ ही गए होंगे, उसके आता है परपोषी पोषण, ये भी समझ गए होंगे। तो आपको हम 10 वो लक्षण बता दिए, है ना। तो जीरो अच्छा लगता नहीं है, ये और बता देते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन जो जरूरी है आप किताब में 3-4 ही दिया हुआ है, लेकिन हमको इतना डिटेल बताएंगे क्या है कि आपको समझ में आए, इसलिए मुझे इतना डिटेल बताने की जरूरत है। और अगर आप समझिएगा तो मेरे बेहतर हो जाएगा,
है ना। अच्छा 11वां जो होता है वह आता है उत्सर्जन। क्या होता है वो? उत्सर्जन करना, ठीक है। अच्छा उत्सर्जन जो होता है ना ये आ रहा है, ये 11वां नंबर है, ठीक है। अब देखिएगा उत्सर्जन जो है वह 11वां नंबर है, ठीक है। उत्सर्जन में देखो क्या होता है। अच्छा उत्सर्जन के दौरान क्या होता है? उत्सर्जन एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया में जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, बेकार की पदार्थ है, शरीर से वो बाहर निकलता है। शरीर से जब अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी उत्सर्जन की क्रिया में उत्सर्जन की क्रिया में जो है शरीर से अपशिष्ट या बेकार पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से उत्सर्जन की क्रिया में शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। वो एक बात बताइए, है ना, एक उत्तरी वो बात आपको बताते हैं। ये देखिए हम जस्ट बताए हैं आपको C6H12O6 प्लस 6O2 बताया ना वो। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन के बाद बनता है 6CO2 बनता है प्लस 6H2O बनता है और हमको एनर्जी मिलता है कि नहीं मिलता है? अब एक बात बताइए, हम ऑक्सीजन को लिए, हमारे बॉडी में बेकार पदार्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में कोई उपयोग है नहीं है। हमारे शरीर से क्या अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल रहा है? तो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना ये कहलाता है उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से जीवधारियों के जो लक्षण हैं वो मैंने आपको बता दिया 11। कितना बता दिया? 11। कोई दिक्कत? आप लोग क्वेश्चन तो लिख लिए थे, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये आसान वाला ही है, ठीक है। और किताब 12 के लिख लीजिएगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन के बारे में स्वपोषी क्वेश्चन में जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपर पोषी में दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। 5 सवाल जो है वो हम आपको देते हैं, वो आपको बनाना है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर पहला लिखिएगा। आपको सवाल बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है इसका आंसर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर पहला है, आपको 5 सवाल दे रहे हैं पहली बार, ठीक है। कितना सवाल? 5 सवाल दे रहे हैं। चलिए पहला सवाल है कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद कितना ऊर्जा मुक्त होता है? देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद कितना ऊर्जा मुक्त होता है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद कितना ऊर्जा मुक्त होता है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद कितना ऊर्जा मुक्त होता है? हो गया। इस सवाल नंबर हो गया पहला। सवाल नंबर दूसरा है स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में क्या अंतर है? दूसरा है स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में क्या अंतर है? हुआ कल भी सवाल दिए थे, वो भी बनाना है आपको। सवाल नंबर अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर है। बेटा कितना हुआ क्वेश्चन? 3 ना। चौथा लिखिएगा, चौथा क्वेश्चन देखो, बोले हो क्वेश्चन चौथा है, हाँ पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? क्या सवाल हुआ बेटा? 3 2 4 गो 4। 5वां सवाल लिखिएगा लास्ट। देखो अमीबा में किस प्रकार का जन्म होता है? 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 ठीक है, इसलिए हुआ आपको करना क्या है, आपको इसको जितना दिए बनाकर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, पहला बात। दूसरा नंबर
आप चैनल से जुड़कर कंटिन्यू जुड़े हुए रहिए, जिससे आपको पूरा सिलेबस समझ में आएगा। और मेरा मोटो सीधा सा है, क्लास 11th 12th और नीट तक का प्रिपरेशन की गारंटी है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, हमसे जो नहीं होता है वो नहीं बोलते हैं, सीधा सा बात है। 11th 12th और नीट तक का जो प्रिपरेशन है आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। अभी हमारा फोकस पूरा 11th और नीट का है, हालांकि सिलेबस नीट में भी सिमिलर है, इसलिए बोल रहे हैं जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है, इससे आपको बहुत ज्यादा बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्लास, ठीक है। तो आप बायोलॉजी किंगडम सुदर्शन से यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए, ठीक है। और इससे अगर कोई डाउट हो आप हमसे पूछिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।